नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। देश की सत्ता का केंद्र अब नए पते पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रशासनिक परिसर सेवा तीर्थ का उद्घाटन करते हुए इसे भारत के नए युग की शुरुआत बताया है। उनका कहना है कि यह परिसर सत्ता नहीं, सेवा की भावना का प्रतीक है और यहां से लिए जाने वाले फैसले 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आजादी के बाद जिन इमारतों जैसे कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से देश चला, वे औपनिवेशिक सोच के प्रतीक थे। अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की और रायसीना हिल्स पर ऐसी इमारतें बनाई जो सत्ता की श्रेष्ठता दिखाती थीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन वास्तव में भारत की प्रशासनिक संस्कृति को एक नई दिशा देंगे? क्या ये औपनिवेशिक विरासत से मानसिक मुक्ति का प्रतीक है? क्या नई इमारतें सच में नए भारत की सोच को दर्शाती हैं? सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहाँ चलने वाली हर फाइल, यहाँ बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। तो देखिए, सेवा तीर्थ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया और कई बड़ी बातें भी की। कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर यहां पर जिक्र किया गया। करेंगे आज उसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे विपिन भारद्वाज जी, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए करणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सेवा तीर्थ का उद्घाटन करने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने इसे कहा कि देखिए, एक तरीके से तो हम जो गुलामी की निशानी थी वो इमारतें, उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति मिली है, लेकिन ये जो नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कैसे योगदान देगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, भारत का जो विकास हो रहा है, विकास की रफ्तार यहाँ से तेज होगी। कई महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय प्रक्रियाओं में भी तेजी देखने को मिलेगी। जी थैंक यू सो मच पूनम जी, सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुराने समय में जाना चाहूँगा, जब औपनिवेशिक काल चला था, जब अंग्रेजों का राज चलता था, कलकत्ता इस देश की राजधानी हुआ करता था। तब 1905 में एक आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था कोलकाता उस आंदोलन का अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1911 में अंग्रेजों ने उस अपनी राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने बनाया नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जिस तरह से। अब क्या हुआ, इतने वर्षों में भारत सरकार, आज भी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय 50 से ज्यादा अलग अलग बिल्डिंग्स में वहां पर काम कर रहे थे और प्रति वर्ष 1,500 करोड़ का किराया भारत सरकार चुका रही थी उनका। प्लस अलग अलग जब ऑफिसेज में जब वहां के कर्मचारी 8 से 10,000 कर्मचारी जाते थे, लॉजिस्टिक का खर्चा भी जब उसका आता था। 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारतें हो चुकी थी, जर्जर थी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के अनुकूल नहीं थी, तो उनको बदलना था। तो यहाँ पर फिर बात आती है आगे नाम बदलने की। सेवा तीर्थ नाम बदला गया, वहां पर दीवार पर लिखा गया है नागरिक देवो भव। देखिए नरेंद्र मोदी, क्या इतने सालों तक इन इमारतों से दिक्कत नहीं थी, फिर अचानक दिक्कत आ गई? क्या इनका रेनोवेशन नहीं हो सकता था? ऐसे भी कई सारे सवाल हैं अगर आप कह रहे हैं कि जर्जर हो चुकी थी इमारतें। बात सिर्फ जर्जर होने की नहीं मैम, कई बार जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है, नए टूल्स जो आते हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स में, वहां पर वो उसके समन्वय के लिए नाकाफी होते हैं। तो ऑब्वियसली, और ये अचानक नहीं हुआ, ये काफी वर्षों से काम चल रहा था। और दूसरी बात, जब बात आती है कि जो नाम बदला गया, ये हमारी जो जितनी भी गुलामी की जंजीरें थी, जो सांस्कृतिक गुलामी थी, चाहे वो मुगल कालीन गुलामी हो या ब्रिटिश कालीन गुलामी हो, सारे चीजों को, रायसीना हिल्स में पहले ऑफिस हुआ करते थे, प्रधानमंत्री का ऑफिस को भी रेसकोर्स, वहाँ पर रेसकोर्स बोला जाता था। तो इन सब चीज़ों का नाम बदलना भी, यहाँ पर जो विपक्ष कई बार आगे आगे भी सवाल उठाते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा, भारतीय नरेंद्र मोदी जी का उठाया हुआ हर कदम आर्थिक,
तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे या तार्किक तौर पे, हर तौर पे भारत और भारत की संस्कृति के पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। करणवीर जी, आपको हर चीज से दिक्कत होती है, जैसा कि नाम बदलने से भी दिक्कत है, आप पहले भी ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं, इस चीज का भी जिक्र कर लेते हैं। और साथ ही जो सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इससे भारत के विकास की राह में तेजी आएगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है आज। पूनम जी, जब देश की बेरोजगारी अपने चरम पर हो, किसान बदहाली में हो, महंगाई के नए नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हो, तब सरकार क्या कर रही है? नई संसद, नया भवन, नया पद, ये विकास नहीं, ये राजकीय और शासकीय वैभव है। इट्स अ गवर्नमेंट वैनिटी प्रोजेक्ट्स, नॉट इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये देश के सुधार के लिए नहीं, सरकार देश के टैक्स के पैसे से सरकार की सुविधाएं बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि नई इमारत से सेवा तीर्थ के नाम से शुरू कर रहे हैं, पर क्या इमारत का नाम बदलने से देश बदल जाएगा? क्या इन्होंने कभी रोजगार बदलने की बात सोची? क्या किसान की आय की बदलने की बात इन्होंने कभी सोची? क्या व्यापार की हालत बदलने की बात इन्होंने सोची? देश को कर्तव्य भवन नहीं, कर्तव्य निभाने वाली सरकार चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र भी किया गया है करणवीर जी। पीएम राहत स्कीम और लखपति दीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। पूनम जी, सरकार लगातार इतिहास को दिखाकर, इतिहास से लड़कर भविष्य बनाने की बात करती है। आप इनकी नींव देख लीजिए, ये बार बार उपनिवेशिक काल, ब्रिटिश काल, अरे भाई वो समय चला जा चुका है। अभी आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपके आज भी वही आपका मॉडल देखिए। आप राजपथ बदल रहे हैं, आप इमारत बदल रहे हैं, आप फाइल बदल रहे हैं, आप नाम बदल रहे हैं, पर आप किसान के एमएसपी नहीं बदल रहे। विपिन जी ने कहा कि देखिए भवनों की हालत कहीं ना कहीं जर्जर थी, वो भी एक कारण रहा कि नए भवन का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसका उद्घाटन किया। देश की जरूरत क्या है? राज भवन बदलने से, किसान कर्तव्य पथ बदलने से या फाइल का नाम बदलने से इससे नहीं होगा। जब तक किसान की एमएसपी नहीं बदली जाएगी, बिल्कुल किसान की एमएसपी नहीं बदली जाएगी, युवाओं के रोजगार की तारीख नहीं बदली जाएगी, युवाओं को डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बदली जाएगी, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। आप बार बार राजस्थान के प्रदेश के देश के लोगों को उलझाने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के नए नए जुमले लगातार देश को देते रहे। आप ये बताइए ना, आपने रोड मैप क्या दिया? आपने रिजल्ट क्या दिया? 11 साल से आप सत्ता में, आज भी आप उपनिवेश काल की, ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं। आप अपना रिपोर्ट कार्ड 10 साल का, 11 साल का बताइए कि आपने क्या करके दिया। आज मैं पूछता हूं, बेरोजगारी बताइए किस लेवल पे है आपकी? मैं पूछता हूं, किसान का कर्ज खत्म कर दिया आपने? अब मध्यम वर्ग जो ईएमआई के बोझ के तले दबा हुआ है, उसकी बात कौन करेगा? सरकार, गवर्नमेंट वैनिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रही है, अपनी शान और शौकत की चीजों को सुधार रही है। आम आदमी पर, किसान पर, आदिवासी पर, दलित पर, बेरोजगारों पर इनका ध्यान ही नहीं है। ठीक है, चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करती हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए दोनों को आपने सुन लिया, उस पर आपका रिएक्शन, और साथ ही पीएमओ, मंत्रालय, सचिवालय एक ही छत के नीचे आ गए हैं, तो इससे कितना असर पड़ेगा? जैसा कि निर्णय प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी कि और ज्यादा तेजी आएगी, मजबूती मिलेगी, और विकास की बात की जा रही कि देखिए नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही विकास की राह में ये एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण कदम है, और यहाँ से विकास की जो रफ्तार है उसमें तेजी आएगी। कैसे देखते हैं इसे? देखिए पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों प्रवक्ताओं को हमने सुना, अपनी अपने तरीके से अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पूर्व में एक से एक नेता, एक से एक प्रधानमंत्री हुए जो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे। लोग एलएलबी थे, एलएलएम थे, डॉक्टर थे, फाइनेंस में मिनिस्टर रहे, फाइनेंस के डायरेक्टर रहे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, बीजेपी से बात करें तो उनमें सरदार मनमोहन सिंह जी भी थे, पंडित नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी। तो उन लोगों ने इसी बिल्डिंग में काम किया। वो अपने देश को किस तरीके से आगे लेकर के जा रहे थे। लेकिन अगर मोदी जी को ऐसा लगता है कि इन चीजों से देश ज्यादा आगे बढ़ सकता है या देश अच्छा कर सकता है, तो ये स्वागत करने योग्य कदम है। और खाली आप ये मत देखिए कि अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में अब नई बिल्डिंग हमने बना दी है, या मुगलों का बनाया हुआ लाल किला अब हम छोड़ देंगे, वहां से नहीं फहराएंगे, कहीं और से झंडा फहराने लगेंगे। आप ये देखिए बीजेपी के भी जो नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1100 करोड़
पे दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय था, राष्ट्रीय कार्यालय, उसको भी अब मोदी जी जब आए उन्होंने नया एक कार्यालय, बहुत भव्य कार्यालय बीजेपी का भी बना दिया है। अगर आप संघ के कार्यालय देखेंगे, संघ के भी कार्यालय नए बन गए हैं। अगर आप जयपुर में होंगे तो जयपुर में दिल्ली बीजेपी राजस्थान का कार्यालय आप जाकर के देखेंगे नया बन गया होगा। तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स बनाने के पीछे बहुत बड़ा कार्य किया, पूरे देश में किया है। अब ये हमें और युवाओं को देखना पड़ेगा, इससे क्या रोजगार बढ़ जाएंगे, क्या इससे डेवलपमेंट होगा, क्या इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, क्या इससे मीडिया में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा, क्या हमारा जो DRDO है वो बेहतर काम करने लगेगा, क्या अब हम किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे, क्या अब हम जो चाबहार पोर्ट है उस पर फिर से कब्जा कर लेंगे, या हम अपनी मर्जी से चाहे रसिया से तेल खरीदेंगे चाहे ईरान से तेल खरीदेंगे। अभी हमें देखना है इसके इम्पैक्ट किस तरीके के आएंगे, ये आने वाली जनरेशन हमारी बताएगी। आने वाले समय में भी दिखेगा। और विपिन जी से भी जान लेते हैं। विपिन जी, देखिए आपने दोनों को सुना, करणवीर जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए आप नई इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं? वही चीज जो है संदीप जी ने भी कहीं ना कहीं कही कि देखिए जनता के लिए आप लोग जो बातें करते हैं, सरकार का काम भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जनता के लिए कुछ करे, तो जनता को कैसे लाभ होगा नई बिल्डिंग से? देखिए, यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा करणवीर सिंह जी की उस बात से कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमेशा औपनिवेशिक काल की बात करेंगे, मुगल कालीन उन चीज़ों को मिटाने की बात करेंगे, डेवलपमेंट, गरीबी को हटाने की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं इनको बताना चाहूँगा, शायद इनको जानकारी नहीं है, 2014 से लेकर 2024 तक एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री 18 करोड़ लोगों को जॉब्स मिली है। 18 करोड़ लोगों को जॉब्स मिली है नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में। आगे बात करते हैं गरीबी से और गरीबी हटाने की जो बात करते हैं ना, गरीबी हटाने की जो बात करते हैं जी, देखिए आपके सवालों का जवाब ले रही हूं। सर मैं नहीं कर रहा हूं। विपिन जी, करणवीर जी, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। आपको समय दिया था, पहले विपिन जी को बोलने दीजिए, फिर आपको भी समय दूंगी। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाइएगा, विपक्ष का जो काम है वो आप बखूबी करते हैं, वो करिएगा, लेकिन पहले आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं तो इनको खबर कर रहा हूँ कि आज भी लेबर यूनियन स्ट्राइक पर है। चलिए अब बात करते हैं गरीबी से कितने लोगों को बाहर निकाला गया। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, या नरेंद्र मोदी जी कोई पर्सनल वो नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला गया। यहाँ तक शामिका रवि जी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आप चुप रहिए सर, बीच में मत बोलिए सर। तो 17 से 30 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ना गरीबी पे काम हुआ ना बेरोजगारी पे काम हुआ। भारत एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने वाला है सर, और उसके लिए पिछले 12 सालों में बखूबी हर सेक्टर में हर जगह पे काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, आज आप क्या बात करते हो, जो अपना मेक इन इंडिया है या जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरीके से, ये एक्सप्रेसवेज बनना, ये सारी चीज़ इतनी अच्छी से डेवलप हुई कि आज भारत चाइना से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री बन चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से आप हर बात को ये कह के नकार नहीं सकते कि हम पुरानी बातों को घसीट रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा नया परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी साथ लेके चल रहे हैं। यही हमारी ताकत है सर। करणवीर जी क्या कहेंगे? अब आपने विपिन जी को सुन लिया, जैसा कि उन्होंने गिनवा दिया कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। आप जिस जनता की बात कर रहे थे उन्होंने गिनवा दिया कि उन्होंने क्या किया। आज भी ये झूठ पाखंड के सहारे चलने की बात कर रहे हैं। इनको पता नहीं लेबर यूनियन स्ट्राइक पर है। जिस गरीबी से बात उठाने की बात कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं राशन पहुंचाता हूं। फिर वो गरीब नहीं है क्या वो अडानी अंबानी अगर राशन पहुंचा रहे हैं? दूसरी बात, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सरकार राष्ट्र निर्माण नहीं नैरेटिव निर्माण करती है, और इसी के सहारे इन्होंने 10 साल निकाले हैं। इस सरकार का मॉडल देखिए आप, ये हेडलाइन बनाएंगे पर ग्राउंड लाइन पे नहीं जाएंगे। ये इवेंट बनाएंगे पर एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे। ये नाम बदलेंगे पर नीति नहीं बदलेंगे। लगातार 70 साल तक, जब 70 साल की अगर हम बात करें तो भारत में इमारतें बनी थी, पर जब से 10 साल से सत्ता में आए तब से केवल इन्होंने नारे बनाने का काम किया है। और एक बात और मानकर चलिए पूनम जी, विकसित देश की पहचान उसकी इमारतें नहीं, उसकी आय होती है। ये आय भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे सरकार के। अगर ये अभी इन्होंने बार बार विदेश नीति की बात करी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि देश को इमारत नहीं की आवश्यकता नहीं है, अवसर कब मिलेगा देश को आगे बढ़ने का, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। नई इमारत कोई आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि ये होनी चाहिए कि आम आदमी को जो आपने सपने दिखाए थे, महंगाई के नाम पे, गरीबी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, उन सपनों के बारे में आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है? ठीक है, जी साथ में एक और जोड़ देता हूँ, बहुत समय दे दिया। अभी
ठीक है, आऊंगी आपके पास। संदीप जी, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, समझना चाहती हूँ आपसे, नई बिल्डिंग से आखिरकार जनता को कैसे लाभ होगा, क्योंकि विपिन जी कहीं ना कहीं नहीं समझा पाए। उन्होंने आंकड़ों में तो गिना दिया, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तस्वीर देखें, जिस जनता के लिए लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर कहीं ना कहीं ऐसी भी नजर आती कि वो जनता आज भी परेशान है। देखिए, बिल्कुल पूनम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार को अपने स्टैंडर्ड पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि मैं कितने शानदार कार्यालय में बैठूंगा, मेरे पास कितनी शानदार कार होगी, मेरे पास कितना शानदार विमान होगा, मेरे कपड़े कितने शानदार होंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, मैं तो पेन भी अमेरिका का यूज करूंगा, मैं तो चश्मा भी इटली का लगाऊंगा, मैं तो कपड़े भी बाहर के पहनूंगा, और हिंदुस्तान में ये मैसेज दूंगा फिर लोगों के बीच में जाकर के कि स्वदेशी अपनाओ, चीन के माल का बहिष्कार करो, अमेरिका के माल का बहिष्कार करो। तो ये जो दोहरी रणनीति है, आम आदमी को, आम पब्लिक को पागल मान लिया गया है। पूनम जी, अपने बच्चों को तो सब विदेशों में पढ़ाएंगे। आप किसी भी नेता का नाम लीजिए जो टॉप लीडरशिप में है, मंत्री हैं, उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और हमें यहाँ बताया जाएगा कि इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम हिंदी में पढ़ो, तुम गांव में पढ़ो, प्राइमरी स्कूल में पढ़ो, आप अच्छे स्कूल में मत पढ़ो। यहाँ पे शिक्षा के लिए हमने कर दिया है सरकारी स्कूलों में, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो हमारी जो पढ़ाई का स्तर है वो नीचे जा रहा है। किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जिले में आप विजिट कर लीजिए, आप इलाज का स्तर देख लीजिए। आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली के एम्स की मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ऊपर एम्स को माना जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ, हम 4 लोग बैठे हैं पैनल में, मैं अपने समेत कहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, हम में से कोई से घर में रिश्तेदारी में कहीं कोई बीमार हो जाए, अगर आप एम्स में एडमिट करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। तो ये स्थिति है हमारे देश की। और एक तरफ हम आलीशान बिल्डिंगें बना रहे हैं, ऑफिसेस बना रहे हैं, अपनी शान और शौकत दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें सही दिशा में एक और बात ऐड करना चाहूंगी। देखिए, नई बिल्डिंगों का इन्होंने जिक्र कर लिया, नई बिल्डिंग कई जगह बन रही है, लेकिन कई बार ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं वो जनता को नहीं मिल पाती। दूसरी चीज, अभी हमने बारिश में देखा कि किस तरीके से जिस स्कूल में बच्चे जाते हैं अपना भविष्य गढ़ने के लिए, वहां की हालत, उन बिल्डिंगों की हालत क्या है जिन पर काम होना चाहिए वास्तविकता में, उन पर काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई जगह स्कूलों में बच्चे छत गिरने से दब करके मर जाते हैं। आप कभी बिहार की तरफ जाइए, बरसात में लोग पानी से मर जाते हैं। आप दिल्ली में जाइए, लोग सर्दी में सर्दी से मर जाते हैं, गर्मी में गर्मी से मर जाते हैं। तो हमें बुनियादी चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमारे नेता अपना स्टैंडर्ड अमेरिका के बराबर करना चाहते हैं, चीन के बराबर करना चाहते हैं, रूस के बराबर करना चाहते हैं। ये कंपटीशन मुझे लगता है हिंदुस्तान को सूट नहीं करता। हम लोग कृषि प्रधान देश है, हमें अपनी कृषि पर फोकस करना चाहिए। ये वही बात हो गई जैसे कि चाइना, अभी अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है कि अमेरिका से सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल भी आएगा, सोयाबीन की उड़दी भी आएगी और सोयाबीन का पाउडर भी आएगा। मतलब ये कहने में वही बात है कि गन्ना नहीं आएगा, गन्ने का रस भी आएगा, चीनी भी आएगी, शक्कर भी आएगी, गुड़ भी आएगा। बिल्कुल, आगे की बातें कह दी जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं देखी जाती। क्या कहेंगे विपिन जी? देखिए मैम, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, सबके अपने अपने सोचने का तरीका होता है। करणवीर जी विपक्षी होने के नाते वो अपने मत रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ पर गरीबों का, चाहे किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, सबका भला करने में कामयाब रही है। और कुछ कमियां हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। जहाँ कमियां होती है, चाहे विपक्ष से फीडबैक आए या चाहे पार्टी के अंदरूनी। विपिन जी, ये बात हर बार कही जाती कि देखिए जो कमियां हैं कहीं ना कहीं आप स्वीकार करते कि कमियां हैं और वास्तविकता में कमियां हैं। हर बार यही बातें कही जाती कि उन कमियों को दूर कर दिया जाएगा वक्त के साथ, लेकिन वो वक्त आता चला जाता है, निकलता चला जाता है, लेकिन वो कमियां एज इट इज बनी हुई हैं। एज इट इज नहीं बनी है मैम, इंप्रूवमेंट हुआ है। आप देखिए भारत की स्टार्टिंग से आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान को पछाड़ के 2030 तक जर्मनी को पछाड़ते तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज अगर अपन बात करें इस 2026 का, मैं हमेशा कभी भी मेरा व्यक्तिगत डेटा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ या मेरे व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो 2026 के प्रोजेक्शंस आए हैं उसके हिसाब से वैश्विक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भारत का योगदान अमेरिका से ज़्यादा हो रहा है। इस बार नंबर 1 पे मानते हैं चाइना है वहाँ पर, लेकिन भारत का योगदान 17% और अमेरिका का योगदान यहाँ पे 10% रहने वाला है। एलन मस्क जैसे बड़े लोग या जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लोग साफ करेंगे पावर शिफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे। इंडिया ये एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बन रहा है। कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। हाँ, बात करते हैं ग्राउंड लेवल की भी बात करें ना, तो आज चाहे चिरंजीवी योजना से गरीबों का अस्पतालों में भला होना हो या स्कूल्स में, हर जगह पे स्तर ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है।
विपिन जी, आपने तमाम चीजें गिनवाई, लेकिन धरातल पर स्थिति और कमोवेश कई बार ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। चाहे अस्पतालों की बात कर लें, स्कूलों की बात कर लें। स्कूलों को तो आपने भी अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक हादसे हुए हैं, बिल्डिंगें गिरती गई हैं। अस्पतालों में भी जो है कई जगह डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, अस्पतालों में डॉक्टर नदारद मिलते हैं। आज भी एक ऐसी खबर मैंने खुद ने पढ़ी है अभी कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की जगह कोई और बैठ रहा है। आप किस विकास की बात करते हैं? मैं मानता हूं इस तरह से कई जगह लूप होल्स होते हैं सिस्टम में, और उन्हीं पर नरेंद्र मोदी सरकार काफ़ी सख्ती से काम करती हुई आई है और आगे भी काम करती रहेगी। ठीक है, एक और चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी। चलिए पहले करणवीर जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे समझूंगी कि इस नई बिल्डिंग से आप थोड़ा सा डीपली समझाइएगा कि किस तरीके से जनता को लाभ आप देंगे इस नई बिल्डिंग के जरिए। क्योंकि देखिए, जिनकी बात हम धरातल पर अगर कर रहे हैं, उसी जनता के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो आगे किस तरीके से करेंगे वो जरा आपसे समझूंगी। लेकिन करणवीर जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा कि गुलामी की मानसिकता से यहाँ पर मुक्ति मिली है, गुलामी की मानसिकता को बदलने का ये अभियान है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पूनम जी, देश की यही समस्या गुलामी की मानसिकता नहीं है। जो आर्थिक गुलामी है देश की, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके ऊपर बात करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने जो सेवा तीर्थ कर्तव्य पथ का जो भवनों का निर्माण किया है, मैं विपिन जी से, नरेंद्र मोदी जी से और पूरी बीजेपी से उम्मीद करता हूं कि वो इन कर्तव्य पथों पर चलकर जब किसी देश के जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संवेदनशील दस्तावेज सामने आते हैं, जैसे मोदी जी का, हरदीप पुरी जी का, इन सबका नाम स्टीफन फाइल्स में आया है, तब आपकी सरकार का कर्तव्य पथ कहाँ है? क्या आप पारदर्शिता से जवाब देंगे? क्या आप स्पष्टता बताएंगे इसके ऊपर? क्या आपकी कोई जवाबदेही तय होगी? अगर किसी भारतीय राजनयिक का या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में आता है, तो सरकार इस पर तुरंत जवाब देगी। क्या आपका कर्तव्य पथ इसके ऊपर आगे बढ़ेगा? क्या आपका प्रधान सेवक, क्या देश का प्रधान सेवक, जिसे आप प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक कहते हैं, वो प्रधान सेवक सामने आकर बताएगा कि स्टीफन फाइल्स में जेफरिन के साथ, जो दुनिया का दुर्दांत अपराधी था, उसके साथ भारत के राजनयिक का, भारत के मंत्री का, हरदीप पुरी का नाम साथ में आता है, तो उसके ऊपर हमारे पास समय की दुनिया कमी से है। लगातार पूरी दुनिया से लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, तो आपकी संक्षेप में सरकार अपनी बात पूरी कर लीजिए करणवीर जी, समय की कमी है। है। ठीक है, संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, क्या ये परियोजना केंद्र की नीतियों को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगी? क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। देखिए पूनम जी, मैं आपने बात बहुत अच्छे से रखी, आपने डिबेट बहुत अच्छी की, आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कोई नेता हमारे देश में बने लाल किले को या संसद भवन को या किसी भी बिल्डिंग को गुलामी के प्रतीक मानता है, तो मैं मानता हूं उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे आपके सबके बड़े बुजुर्गों ने इसमें बलिदान दिए हैं, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों का इसमें खून बहा है, खून पसीने से ये बिल्डिंगें बनी है। ये पत्थर भी हिंदुस्तान का है, ये मिट्टी भी हिंदुस्तान की है। इसमें सेवा करने वाले, बनाने वाले जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, वो सब हिंदुस्तानी थे। तो आप ये देखिए, जहां अटल जी ने कभी उसको इस तरीके से नहीं कहा, अडवाणी साहब आज भी मौजूद है, उन्होंने ये नहीं कहा, पंडित नेहरू ने ये नहीं कहा, इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा, कई राजपूत प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो किस आधार पर हम इन्हें गुलामी की मानसिकता कह सकते हैं? उन गुलामों को तो भगाया है। या कोई भी एक व्यक्ति आप मुझे ये बता दीजिए जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा हो। समय की कमी है। विपिन जी, एक फाइनल कमेंट और छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगी, फिर उसके बाद हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। मैम, आपने जो बिल्कुल सही सवाल पूछा था कि ये बिल्डिंग जो बन रही है वो किस तरह से भारत के लोगों का फायदा करेगी या भारत सरकार का या भारत का फायदा करेगी। यहाँ पे मैं अगेन जो मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, मैं वही यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय अब तक 50 से ज्यादा अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग स्थानों पे काम कर रहे थे, जिसका प्रति वर्ष हम लोग 1,500 करोड़ रुपए का किराया चुका रहे थे। उससे हमें मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा जो 8 से 10,000 एम्प्लॉय अलग अलग जगह जाते थे, जो लॉजिस्टिक का खर्चा आता था वो बचेगा। काम जो होता आया था उसको और भी इफेक्टिव वे में करने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो पाएगी। तो इस तरह से ये भारत की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सेवा तीर्थ को भारत के विकास की नई शुरुआत कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विकास में और कितनी तेजी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं वो मिले और विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी कहती आई है, वाकई वो पूरा हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय
यहाँ चलने वाली हर फाइल, यहाँ बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।